नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जौली अपने रहस्य धारा चैनल में वैदिक ज्योतिष लर्निंग सीरीज जो मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है, वो निश्चित रूप से बिल्कुल निःशुल्क है। आप सब ज्योतिष का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं मेरे चैनल रहस्य धारा से जुड़कर। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और आप लोगों को बिल्कुल क्रमशः आपको ऑथेंटिक वैदिक ज्योतिष की नॉलेज इस वीडियो श्रृंखला के द्वारा मिलेगी। इस वीडियो श्रृंखला में मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए हैं। प्रथम वीडियो ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति से लेकर ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई, ऋषि मुनियों से लेकर सब कुछ उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। ग्रह साइंटिफिकली हम पर काम कैसे करते हैं, उसका साइंटिफिकली प्रूफ भी मैंने दिया। दूसरे के अंदर कर्म और भाग्य का जो एक लंबी लड़ाई चलती है, उस बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया। तो उन दोनों वीडियोस के बाद श्रृंखला में ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आपको मैं सीधा ही ज्योतिष में प्रवेश कर रहा हूँ। इसमें प्रवेश करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ज्योतिष के मुख्यतः 3 पार्ट है: सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत आप सब लोग जानते हैं, जो सिद्धांत का मतलब होता है नियम, जो भी सिस्टम होता है। तो हमारे आसमान में जो ग्रह घूम रहे हैं या हमारा सौरमंडल है या इस ब्रह्मांड के जो नियम है, जिसे सौर सिद्धांत भी कह सकते हैं, वो अपने आप में एक विशाल विज्ञान है। उसको समझने में भी हमें सालों लग जाएंगे, परंतु उससे उसको जिन ऋषि मुनियों ने मेहनत की, आर्यभट्ट का सौर सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, और जो लोग पंचांग का निर्माण करते हैं सारी विद्या को समझकर, तो इस प्रकार से उस सौर सिद्धांत से या हम सिद्धांत पक्ष से आगे बढ़े तो संहिता पक्ष आता है। और उन सब चीजों से जो घटित होता है, ग्रहण और इस तरह की चीजें, उनके भी फलों की बात होती है। और संहिता खंड अपने आप में एक विशाल खंड है। जैसे आपका सिद्धांत पक्ष बहुत बड़ा है, ऐसे ही संहिता खंड भी बहुत बड़ा है। पर इस कोर्स के अंदर हम होरा खंड पढ़ेंगे। होरा, क्योंकि हम सब लोग वही चाहते हैं कि हमें सीधा इंस्टेंट कॉफी की तरह, आज का जो जमाना है, सीधा हम कुंडली देखकर प्रेडिक्शन कर सकें। क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल कंप्यूटर कुंडली बना देता है, हमें हाथ से कुंडली नहीं बनानी पड़ती। जिस समय पे मैं ज्योतिष सीख रहा था अपने गुरु से, तब मेरे गुरु ने एक ही बात कही थी: जिसको गणित नहीं आता वो फलित नहीं कर सकता। तो हम बेसिकली अगर ज्योतिष को 3 भागों में विभाजित ना करके 2 भागों में कर सकते हैं, गणित और फलित। तो यहाँ गणित की बेसिक चीजें मैं आप लोगों को समय समय पर बताता रहूंगा, परंतु बहुत गूढ़ता में नहीं जाएंगे। पर फलित को हम बहुत ही ज्यादा विस्तार से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे इस के माध्यम से, मेरे इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से। तो होरा का मतलब होता है अहोरात्रि से होरा बना। होरा शब्द ज्योतिष में अनेक जगह काम आएगा, हर बार उसका मीनिंग अलग होगा। होरा 1 घंटे को भी कहते हैं, एक वर्ग कुंडलियों में होरा कुंडली भी होती है। पर यहाँ पर जो होरा की मैं बात कर रहा हूँ, वो अहोरात्रि से बना है। अहो का हो और रात्रि का रा। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम जब आपस में ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, तो हमारा एक जनरल स्वाभाविक रूप से हम लोग बात करते हैं कि भैया आजकल दिनमान खराब चल रहे हैं, दिनमान उसके तो बहुत शानदार हो गया यार, उसकी तो किस्मत ही चमक गई। तो जो दिनमान की हम लोग बात करते हैं कि दिनमान कैसे चल रहे हैं, तो ये प्रेडिक्शन पार्ट जो है हमारा अहोरा वाला, अहोरात्रि वाला, मतलब दिन और रात्रि। तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि हम किसी की भी जातक की या किसी भी व्यक्ति की कुंडली से कैसे उसके जीवन के बारे में बता सकते हैं। देखिए हमारे भारतीय ज्योतिष में दशा सिस्टम है, वो सब आगे जाएगा, आगे पढ़ाएंगे गोचर वगैरह। पर आज जो सबसे जरूरी है, बिल्कुल एबीसीडी वाली बात करें, तो थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोनॉमी आपको आना जरूरी है। अब बेसिक एस्ट्रोनॉमी वैसे हम स्कूल में ही पढ़ लेते हैं, बहुत इनिशियल क्लासेस में पढ़ लेते हैं, और उसी लेवल की अगर एस्ट्रोनॉमी आती है तो हम ज्योतिष कर सकते हैं, इस होरा के अंदर बढ़ सकते हैं। पर मैं उसी को आज उससे शुरू कर कर आपको लग्न कुंडली क्या होती है वहां तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा। बिना गणित किए हम लग्न कुंडली को समझ सकें कि लग्न कुंडली होती क्या है। उसके बहुत सारे भेद और सूत्र हैं, वो भविष्य में लेंगे हम लोग। तो अभी हम सीधा हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी पे बढ़ते हैं आगे। तो हम सब जानते हैं कि हम पृथ्वीवासी हैं, हम पृथ्वी पे हैं।
और पृथ्वी पे इन सब ग्रहों का असर हम पर हो रहा है। चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटे आते हैं समुद्र के अंदर, तो ये सब कहीं ना कहीं वो शक्तियां एक दूसरे को जोड़ रही हैं। तो पृथ्वी जो है उसकी दो गतियां, एक गति है अपने अक्ष पर, वो अपने अक्ष पर घूमती है, जो 24 आवर में पूरी होती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। एक उसकी गति है सालाना गति, जो सूर्य के चारों तरफ है उसके। और वो जो सालाना गति है, वो करीब 365 से 1/4 दिन, जो हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं, करीब करीब एक साल में पूरी होती है। उस एक साल में ऋतुएं बनती हैं। इसमें कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात्रि बड़ी होती है, और उस प्रकार से सर्दियां, गर्मियां, बरसात और ये सब मौसम बनते हैं। तो उसकी दैनिक गति से दिन रात, और सालाना गति से हमारे मौसम बनते हैं, और हमारा ये पूरा संसार चलता है। चलिए इसी को समझने के लिए पहले हम, सबसे पहले वैसे तो अनंत आकाश है, उसमें अनगिनत तारे हैं, अनगिनत सौर मंडल है, पर क्योंकि हमारा परिवार कौन सा है, वो जो हमारा सौर मंडल है, उसी को हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए। शायद आप सब लोग इसे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारे सौरमंडल में सूर्य हैं, जो हमारे सौरमंडल के पिता हैं। जब ग्रहों को पढ़ेंगे तो इसे पिता का कारक ही मानेंगे, और उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सूर्य जो है सब उसके बच्चे ही मान लीजिए। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो आपको ये दिख रहा है, ये बुध है। और इससे थोड़ा सा आगे हमें जो दिख रहा है वो शुक्र है। शुक्र के बाद की जो कक्षा है, ये सब सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। तो इसके आगे की जो कक्षा में है, ये वही पृथ्वी है जिस पर हम लोग बैठे हैं और इस तरह की वार्तालाप कर रहे हैं, और इसी पे सभी ग्रहों का प्रभाव हम देखेंगे। तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ ये छोटा सा जो दिख रहा है वो चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो आपने इस सब्जेक्ट को मैंने क्यों लिया कि आपके स्कूल में आपने पढ़ रखा है, पर हमारे ज्योतिष में शब्द बदल जाएंगे। अब शब्द कैसे बदलेंगे? देखिए, हमने पढ़ा था कि सूर्य तो एक तारा है, और ये ग्रह है, और चंद्रमा उपग्रह है। पर हमारे यहाँ पर पृथ्वी पे जो भी असर डाल रहे हैं ज्योतिष की भाषा में, वो सब ग्रह हैं। तो उसमें सूर्य अगर तारा है तो उसे भी ग्रह मानेंगे, चंद्रमा उपग्रह है उसको भी ग्रह मानेंगे। मतलब वो सैटेलाइट है पृथ्वी का, पर हम उसे भी ग्रह बोलेंगे। हम कहेंगे कि चंद्रमा ग्रह और सूर्य ग्रह हम पर असर डाल रहे हैं। ऐसे शब्दावली ज्योतिष में प्रयोग होगी। तो ठीक है, पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं, हमें मंगल देव के दर्शन होते हैं, मंगल ग्रह है। मंगल से थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति से और आगे बढ़े तो ये हमारे शनिदेव हैं, और शनिदेव तक हमारा भारतीय ज्योतिष सीमित है। इसमें राहु केतु का कहीं जिक्र नहीं है, जो मैं आगे दूंगा। उसको समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। राहु केतु पे वैसे मैंने एक वीडियो पूरा बना भी रखा है, वो भी आप मेरी इस लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं, वीडियो लाइब्रेरी में। पर अभी तो क्योंकि जीरो से पढ़ा रहे हैं, तो राहु केतु के वक्त आने पर राहु केतु को ढंग से समझाएंगे। इसके बाद आपको दो ग्रह और दिख रहे हैं, हर्षल नेपच्यून बोलते हैं इन्हें। एक ग्रह और होता है, प्लूटो भी होता है। तो इसको हिंदी में शायद अरुण वरुण यम बोलते हैं, भारतीय भाषा में। तो हर्षल नेपच्यून प्लूटो के अंदर हम अपने भारतीय ज्योतिष में, हाँ गणनाओं में आ सकता है क्योंकि आजकल कंप्यूटर है, उसमें आपके कुंडली में हर्षल नेपच्यून प्लूटोनियम की जिक्र किया होगा, उसमें कोई इंकार नहीं है। परंतु ये ग्रह हमारे फलित ज्योतिष में इतने यूज नहीं है। ज्योतिष का जो वेस्टर्न ज्योतिष का जो पक्ष है, जैसे हमारा ये जो भारतीय ज्योतिष है, इसे निरन ज्योतिष कहते हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। और जो पश्चिमी ज्योतिष है, मतलब भारत के अलावा जो दूसरा ज्योतिष है, उसे साइंस सिस्टम कहते हैं। उसको भी मतलब समय आने पर समझाएंगे। तो जो पाश्चात्य ज्योतिष है, जो दूसरे लोग करते हैं भारत के अलावा, वो हर्षल नेपच्यून प्लूटो को बहुत वैल्यू देते हैं। वो राहु केतु को वैल्यू नहीं देते, हम राहु केतु को वैल्यू देते हैं, क्योंकि राहु केतु बहुत ही स्पेशल प्लेनेट है, जो कि जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिर भी है। तो उनको हम समझेंगे बाद में। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर वो हमारे सौर मंडल में आपको ये दो ग्रह दिख रहे हैं और इनका जिक्र नहीं है हमारे ग्रंथों में, तो आप लोग हैरान होंगे कि क्या हमारे ग्रंथ कमजोर हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल कमजोर नहीं है। आज जो पाश्चात्य ज्योतिष है, वो आज भी कहीं ना कहीं डिलेमा के अंदर है, उनको भी अभी तक बहुत चीजें क्लियर नहीं है। जो साइन निरन का सिस्टम है, वो इसको गलत मानते हैं, पर जब रिजल्ट मिलते हैं, हमारे प्रिडिक्शन जो होते हैं वो उनसे ज्यादा चमत्कारिक होते हैं। तो आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारतीय ज्योतिष सीखने के लिए अग्रसर हो रहा है और सीख भी रहा है।
भारत में आके सीख रहे हैं, विदेशों में क्लासेस लगती हैं। मेरे यहाँ भी पूरे पूरे ग्रुप्स आए हैं विदेशी लोगों के, जिनको मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर ये सब बातें सत्य होती तो उनके उनके ज्योतिष में, तो वो उनका ज्योतिष इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं देता? हमारा ज्योतिष उनसे अच्छे रिजल्ट देता है। तो अब जो उनकी आगे की खोजें हो रही हैं, तो वो अपने ही नियमों को कहीं न कहीं ध्वस्त कर रहे हैं। वो अब बोलते हैं कि प्लूटो ग्रह ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब लोग समझदार हैं, गूगल का ज़माना है, आराम से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ये मैं तो मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। एक समय पे मैं भी हैरान हो गया जब ये न्यूज़ आई कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से इनकार कर दिया वैज्ञानिकों ने। फिर कभी-कभी उनकी बात आती है कि साहब ये 12 राशियाँ नहीं है, एक राशि और है और 13वीं राशि है। और ऐसे करके वो आज अपनी ही प्राचीन परंपरा को नष्ट कर रहे हैं और उनके कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो आज हमारे हजारों साल पहले मुनि पराशर ने जो गणित की होगी और उस समय नासा जैसे शायद वेधशालाएँ नहीं होंगी और उन्होंने किस अंतरतम से या किस विधि से ये सब कुछ जाना जो आज तक सत्य है। हमारा हर चीज़ ग्रहों से बेस्ड है, हमारा पूरा कैलेंडर भारतीय कैलेंडर जिसको हम पंचांग कहते हैं, पूरा ग्रह बेस्ड है। मतलब हमारा हर चीज़ साइंटिफिक है। परंतु ठीक है, दुर्भाग्य है कि कई बार हम अपनी चीज़ों को नकारते हैं और विदेशों को अच्छा मानते हैं। पर आज की डेट में स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। आयुर्वेद, हमारा ज्योतिष, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं और धीरे-धीरे ये पूरे विश्व में फैल रहा है। तो ये जो 2 ग्रह हैं, हर्षल, नेपच्यून, इनकी गणना आपको पंचांगों में मिल जाएगी, कंप्यूटर में भी मिल जाएगी, पर फलित ज्योतिष में इसका बहुत रोल नहीं है, राहु-केतु का रोल ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको अपने सौर मंडल का एक चित्र थोड़ा-सा बताया, समझाया। इसको थोड़ा-सा दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये मध्य में सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव के जस्ट पहली मतलब कड़ी में जो घूम रहे हैं, वो बुध देव हैं। बुध देव के सेकंड कड़ी में हमारे शुक्र देव हैं। शुक्र की थर्ड कड़ी में हमारे पृथ्वी माता है, जिस पे हम लोग विराजमान हैं और उसके पास में चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, पृथ्वी के पुत्र के रूप में। और इसके अगली श्रृंखला में आपको मिल रहा है मंगल के दर्शन हो रहे होंगे। आगे चलते हैं तो हमें मंगल के बाद बृहस्पति के भी दर्शन होंगे, बृहस्पति शनि के भी दर्शन होंगे और ठीक हर्षल और नेपच्यून के भी दर्शन होंगे। और तो इस प्रकार से ये हमारा एक सौर मंडल है और अनंत आकाश में अनगिनत सौर मंडल है इस इनफाइनाइट स्पेस के अंदर। पर हमारा असर सबसे ज्यादा हमारे सौर मंडल का हम पे पड़ता है और बाकी जो दूर के सौर मंडल है उनका मतलब हम पे असर नगण्य है। और जब हर्षल नेपच्यून को भी हम नगण्य मानते हुए अपने इसमें यूज़ नहीं करते और रिजल्ट्स हमारे चमत्कारिक आते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को इनहेरिट कर लेना चाहिए जो हमारे ऋषि-मुनि कह कर गए हैं। वो इसलिए कर लेना चाहिए कि आज तक सब कुछ सत्य प्रतीत हो रहा है, हर गणित प्रतीत है। एक बच्चा का जन्म होता है और जन्म होते ही हम उसकी कुंडली देख के कहते हैं, "अरे! इसका तो 7वां घर बिगड़ा हुआ है, इसका वैवाहिक सुख नहीं है।" 30 साल बाद या 25 साल बाद वो घटना जब घटती है तो पता लगता है कि ये तो पैदा होते ही बता दी गई थी। इसका मतलब बहुत कुछ पहले से फिक्स था कुंडली के अंदर। पुराने पंडित अगर आप देखें जो हाथ से कुंडलियाँ बनाते थे, तो लास्ट के 2 पेज पूरे जीवन का कुछ हाल लिख देते थे कि इस समय में ये कष्ट हो सकता है, मतलब पानी से भय होगा और वो सारी बातें उ उ उन समय पे जाकर सत्य प्रतीत होती थी। तो यही शक्ति है हमारे इस वैज्ञानिक ज्योतिष का। तो आप इस सौरमंडल को कुछ हद तक मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अब इस सौरमंडल से थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं जिसमें ज्योतिष मंडल पे पहुँचते हैं। ज्योतिष मंडल का मतलब जिस ज्योतिष की आप बात करते हैं, राशियाँ, नक्षत्र, ये वो सब ग्रह तो हमने देख लिए। तो मेरा मानना ये है कि सूर्य तारा है पर हम इसे ग्रह बोलेंगे, चंद्रमा उपग्रह इसे भी ग्रह बोलेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ ये जो सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब ग्रह की श्रेणी में आ जाएँगे हमारी ज्योतिषीय भाषा में, क्योंकि इनका हम पर असर आ रहा है। और राहु केतु जो मैं आगे आपको समझाऊँगा। चलिए ये तो बात हो गई। अब आप इस सौर मंडल के भी अनंत आकाश में एक कल्पना करें और उसे कहते हैं मतलब उसको समझें कि एक अनंत आकाश में एक गोला है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी-सी बातें और समझनी होगी टेक्निकली। देखिए मैंने कहा कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है। इसको मैं थोड़ा-सा और समझाता हूँ। एक बार सूरज के चक्कर नहीं काटते, हम पृथ्वी के दैनिक गति की बात करते हैं। उससे आपको ज्योतिष बहुत सरल हो जाएगा।
देखो, दैनिक गति में की बात करने से पहले हम अपनी बात करते हैं कि हमें क्या दिखता है। हमें रोज क्या दिखता है? सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। पूरा दिन का काल खत्म होता है, रात्रि आ जाती है। ये सब हमें दिखता है। तो क्या सचमुच सूरज पूरब से पश्चिम जाता है? तो उत्तर होगा नहीं। परंतु अगर आप लोग इंग्लिश जब स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, बिल्कुल शुरुआती एज में, जब आपने ये सौरमंडल भी पढ़ा होगा शायद, तो उसमें एक शब्द था कि THE, दी या द, कहाँ लगता है? तो उसके बहुत सारे नियमों में एक फिक्स नियम था, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या था? द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उदय होता है। पर सूरज तो उदय होता ही नहीं, सूरज तो वहीं खड़ा है, पृथ्वी घूमती है, इसलिए वो पूर्व में दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी जाती है, तो सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जाता दिखता है। सत्य ये है। पर जो दिखता है वही सत्य माना जाता है, चाहे वो भाषा हो या किसी भी चीज में हो। तो यहां पर भी हमें ये सब समझने के लिए, ज्योतिष को सरल करने के लिए, और सरल ही नहीं, इससे ज्योतिष का सारी गणित आपको समझ में आएगी। क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं। अगर हम मान लीजिए जुपिटर वासी होते, तो जुपिटर को सेंटर मानते हैं और फिर कहते हैं कि इन सब ग्रहों का असर हम पर आ रहा है। भविष्य में हो सकता है एलन मस्क आपको मंगल ग्रह ले जाए और वहां किसी बच्चे का जन्म हो, तो उसका उसको फिर हमें ज्योतिष बदलनी होगी। उस समय अगर किसी बच्चे का जन्म मंगल ग्रह पे हो गया, तो वो उसका मुख्य प्लेनेट हो गया, वो सेंटर प्लेनेट माना जाएगा। हालांकि ये भविष्य की बात है। पर मैं आपको वर्तमान में ही ले आता हूँ। वर्तमान में जो हम सब लोग हैं, हम अपनी बात कर ले। तो ये जो पृथ्वी है, इसको सेंटर मान लेते हैं। अब हम कहेंगे कि पृथ्वी नहीं, ये सब चराचर जगत घूम रहा है, मतलब सूर्य चक्कर काट रहा है पृथ्वी के ठीक है, इस तरह की बात करें तो बात एक ही है। हम कहें कि पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है, दोनों बातें एक है, क्योंकि हमें रोज सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ जाता दिखता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी वार्ता को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने से पहले हम देखेंगे ये पृथ्वी है और ये सूरज घूम रहा है, तो सूरज की एक लकीर बनेगी, एक यात्रा की। बस वो लकीर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लकीर मैंने बोल दिया, पर ये काल्पनिक है। जैसे ये लाइनें आपको दिख रही है, सब काल्पनिक है। ये एक चित्रात्मक मतलब परिणति है, जो आप लोगों को समझा सके हम लोग, है ना। सूर्य का क्रांति। चलिए अब हम इसको दोबारा से समझते हैं। देखिए, ये तो पृथ्वी सेंटर में हो गई, और हम मान रहे हैं कि अब यहां से जो दिखेगा वो सब कुछ सही है। यहां से हमें सूरज चलता हुआ दिखेगा, यहां से हमें बुध चलता हुआ दिखेगा, यहाँ सारे ग्रह चलते हुए दिखेंगे। तो पृथ्वी को सेंटर मान लिया, और अब हम देख रहे हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं घूम रहा है, और पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूम रही है। तो वो तो दैनिक गति जो पृथ्वी की है, वो मैं सूर्य की दैनिक गति को अगर एक बार भूल जाए, तो जो वार्षिक गति है उसमें हम सूर्य एक एक जगह से दूसरे जगह जाता दिखेगा, और जो एक साल में पूरा कवर करेगा। तो ये जो हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल के अनंत आकाश में एक कल्पना करते हैं, एक ऐसे गोले की, एक ऐसी चद्दर की, जिसने पृथ्वी समेत पूरे सौर मंडल को ढका हुआ है। चलिए इस कल्पना को मूर्त रूप देते हैं। ये जो गोला है, ये जो सूर्य का जो पाथ होगा, इस पाथ से 10 डिग्री राइट और 10 डिग्री लेफ्ट। अब ये 10 डिग्री दाएं और बाएं ग्रंथों में, ज्योतिष के ग्रंथों में तो लिख दिया, परंतु जब हम देखेंगे तो ये जब जाता है तो वो अनंत ही हो जाएगा। तो वो पूरी चौड़ी पट्टी जिसने पृथ्वी को घेर रखा है, पृथ्वी नहीं, इस सौर मंडल को घेर रखा है, और जो हम पृथ्वी से देख सकते हैं, वो क्या चीज है, उसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं। उससे हम ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये सूर्य है, और क्योंकि सूर्य चल रहा है, तो ये जो लाल रंग की लाइन है, ये सूर्य का पाथ है। ठीक है, अनंत आकाश में, अनंत आकाश में। और इस पाथ से करीब 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर की ये चौड़ी पट्टी है। इसको सरल तरीके से हम यहां समझ सकते हैं। तो ये पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच ये लकीर जा रही है, ये सूर्य का पाथ है। और इससे 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर की एक ये चौड़ी पट्टी है, जिसने पूरे सौरमंडल को घेर रखा है। इस यहां हम इसे पृथ्वी दिखा रहे हैं, पर ये पूरा सौरमंडल हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है। ये जो पूरी पट्टी है, इस पट्टी को, या इसको अब और हल्का कर देते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ अनंत आकाश में एक गोला है। इसको ऐसा मान लें। इस गोले का जो नाम है हिंदी में, वो है भचक्र, जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। परंतु जोडियक शब्द आपने सबने सुन रखा है, क्योंकि हम थोड़े अंग्रेज है ना।
तो जोडियक सबने सुन रखा है, ये जोडियक का ही हिंदी अनुवाद है भचक्र। तो आज अपनी डिक्शनरी में भचक्र शब्द भी ऐड कर लें। तो ये जो गोला है अनंत आकाश में, सारा खेल इसका है। ये शक्ति का गोला आपके मतलब ज्योतिष का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के जब हम 12 टुकड़े कर देंगे तो 12 राशियां बन जाएंगी, और जब हम इसके 27 टुकड़े कर देंगे तो नक्षत्र बन जाएंगे। चलिए इस पर जाते हैं अभी, तो समझते हैं पहले। तो यहाँ पर इस अनंत आकाश में, इस गोले में भी कुछ स्टार्स हैं, और ये लाइनिंग्स जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, उनको जोड़कर एक आकृति बन रही है। उस आकृति को ऐसी कह दें जैसे स्केलेटन होता है ना, वो इंसान नहीं होता, पर स्केलेटन के ऊपर हम जैसे कुछ सब कुछ चढ़ा देते हैं तो एक इंसान की आकृति बन जाती है। स्केलेटन किसी भी जीव का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है। तो वैसे ही इन लाइनिंग्स को जब हम कुछ ऊपर मास चढ़ा दें तो हमारे कुछ शक्लें प्रोजेक्ट होंगी, जिनको हम राशियां कहते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि। उस पर भी बाद में जाते हैं, इसको पहले ढंग से समझते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये पृथ्वी है सेंटर में, चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और फिर अलग अलग जगहों पे सूर्य एक एक जगह पे है, यहाँ पे वीनस शुक्र एक जगह पर है, मरकरी एक जगह पर है, ये मार्स एक जगह पर है, जुपिटर एक जगह पे है। सब अपनी अपनी गति से अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। हकीकत में तो ये सब लोग सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, पर पृथ्वी के सापेक्ष ये घूमते हुए नजर आते हैं। कभी ये उल्टे चलते हुए नजर आते हैं, कभी सीधे नजर चलते हुए नजर आते हैं। इस सबको हम आगे समझते हैं, पर पहले यहाँ पर गौर करते हैं कि ये क्या बनाया हमने। तो इस पृथ्वी के चारों तरफ अनंत आकाश में इस गोले को हम कल देखेंगे। ये है आपका भचक्र, और इस भचक्र में देखिए, अगर कोई लाइन लगी हो तो हम कहते हैं ये आगे है और ये पीछे है। गोले में अगर लोग खड़े हैं तो सभी सभी के आगे हैं, सभी सभी के पीछे हैं। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट खोजना होगा जहां से हम पूरी गणना कर सकें। तो मान लीजिए ये 0 डिग्री जो लिखा है, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। इस 0 डिग्री से इस गोले के हम टुकड़े करेंगे, इक्वल डिविजन। तो हमने 12 डिवीजन किए, यहां से लेके यहां तक। इसका ये 30 डिग्री हो गया, जिसे हम बोलते हैं मेष राशि। ये मेष दिख रहा है ना आपको, यहां से लेके यहां तक का। फिर इसके बाद यहां से यहां तक वृषभ राशि। तो हम सब इतना तो जानते हैं कि गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को अगर 12 से भाग देंगे तो 30 आएगा, मतलब इक्वल, मतलब 12 डिवीजन, 30-30 डिग्री के 12 डिवीजन हो जाएंगे। वो 12 राशियां हैं आपकी। तो इस गोले में एक रेफरेंस पॉइंट से जब हम आगे बढ़े, ये रेफरेंस पॉइंट हमने नहीं बनाया, हमारे ऋषि ने बना दिया। जब यहां से यहां तक बढ़े, मतलब ये पूरा का पूरा हमने कवर अप कर लिया, तो उसमें जो तारे थे उनको जब हमने जोड़ा, तो जोड़ने पे जो स्केलेटन था उसके ऊपर जो शक्ल उभरी, वो शक्ल एक मेढे की थी, जिसे बोला मेष राशि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से लेके जो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक जाते हैं, तो उसमें एक बैल की आकृति बनी, जिसे बोला वृषभ राशि। राशियों में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ प्राइमरी नॉलेज है, तीसरी क्लास में है ना, आप लोगों को सिर्फ एंट्री करानी है। ठीक है, ये है मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये राशियां आप पहले से जानते हो, यहाँ पढ़ने से पहले मुझसे, क्योंकि ये राशियां की वजह से आप इसमें आए हो कि लेमैन 12 राशियां तो जानता ही है। ठीक है, क्योंकि अपनी राशि वो अखबार में पढ़ता है, मैगजीन में पढ़ता है। तो यहाँ पर एक चार्ट है, आप देखें, प्लेनेट कितने हैं, 9, राशियां कितनी है, 12, और 12 राशियां जो 30 डिग्री ईच है ना, एक राशि 30 डिग्री की है। अब बात करते हैं इसी मतलब 360 डिग्री के गोले को हम 27 भागों में विभाजित कर देते हैं। वो है नक्षत्र। नक्षत्रों पे मैं बहुत डिटेल में लेने वाला हूँ आगे भविष्य में क्लास। अभी सिर्फ हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, जो जब हम उसको 27 360 को 27 से भाग देंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक भाग आएगा। तो यहाँ पे 0 से पहला 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी नक्षत्र है। फिर 13 डिग्री 20 मिनट से मतलब 26-40 ये आपका भरणी नक्षत्र है। 26-40 से 40 तक ये आपका कृतिका नक्षत्र है। कृतिका में 13-20 जोड़ेंगे तो आपका रोहिणी नक्षत्र आएगा। तो ऐसे करके 13-20 करके ये 27 नक्षत्र है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नक्षत्र 27 है, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र के भी फर्दर 4 टुकड़े होंगे। इसका चमत्कार तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, इन 4 टुकड़ों का क्या चमत्कार है। वो आपके हर एक के जीवन से बहुत कनेक्टेड है, पर वो सीक्रेट आपको कल देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में देंगे एक तरीके से।
तो यहाँ पर क्या है कि ये अश्विनी नक्षत्र के भी 4 टुकड़े कर दिए, तो 13 डिग्री 20 मिनट के जब 4 टुकड़े करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट का 1 टुकड़ा होगा। यहाँ पर हमारी रुपए पैसे वाली गणित नहीं है, पहले समझ लेना। जब मैं 13 डिग्री 20 मिनट कह रहा हूँ, तो 20, 20, 20 की जैसे 60 होगा, 60 की हासिल जाएगी। इसको आप घड़ी से जोड़ सकते हो। जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, है ना? तो यहाँ पे राशि ज़रूर आपकी जो है वो 30 डिग्री की होती है। इसके अलावा जो माइन्यूट कैलकुलेशन है सब 60 वाली रहेंगी, जो एक घड़ी की कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए रुपए पैसे वाली गणित नहीं है। यहाँ अगर डेट बोलते हैं, तो वहाँ 1.50 नहीं है, 1.30 है, घड़ी की तरह। करेक्ट? तो यहाँ पर इसीलिए लोग ज्योतिष में जब गणित पढ़ाते हैं तो भाग जाते हैं। थोड़ा-सा कठिन लगता है गुणा भाग करना, क्योंकि ये गणित डिग्री वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ अनंत आकाश है। अनंत आकाश के हमने में एक गोला है जिसे भचक्र कहा गया है, जिसे इंग्लिश में ज़ोडिएक कहते हैं और राशि को इंग्लिश में साइन कहते हैं। तो हम कहते हैं ज़ोडिएक साइन। तो इट इज़ एरीज़, जिसे मेष लिखा है, एरीज़ इंग्लिश में बोलते हैं, ये ज़ोडिएक साइन है। इन 27 नक्षत्रों के भी नामकरण है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। बहुत डिटेल में लूँगा, ये 27 नक्षत्र हैं। इनके प्लैनेट्स, इनके मालिक हैं, ये सब बाद में लूँगा, आज की क्लास में नहीं लूँगा, नेक्स्ट क्लास में लूँगा। पर अभी आपको एक नॉलेज दी है कि हमारे बचक्र के अगर 12 टुकड़े करोगे तो राशियाँ बनेगी, 27 टुकड़े करोगे तो नक्षत्र बनेंगे और हर टुकड़े के 4 चरण करोगे तो नक्षत्र के 4-4 चरण करके 108 बनेंगे। तो यहाँ पे चरण इन नक्षत्र 4 और 3 डिग्री 20 मिनट ईच, तो टोटल आपके जो चरण है वो 108 हो गए। तो इस प्रकार से ये थोड़ा-सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि आपका जन्म पत्रिका क्या होती है? बनती कैसे है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो गणित से तो बनती है, 2 तरह की गणित चलती है। पंचांग से जो पुराने पंडित हैं, वो आपका टाइम लेकर जो आपका आईएसटी लोकल मीन बाद में कभी बताएँगे, पर आपका जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कुंडली बनने में। जब ये तीनों डेटा किसी पंडित जी के पास होता है, तो वो एक पंचांगीय गणित से आपकी कुंडली बनाते हैं। घटी पल में कन्वर्ट करते हैं आपके टाइम को। पर आजकल वो थोड़ा कठिन लगने लगा, तो आजकल सिस्टम बदल गया है। उसके लिए अगर आपको कभी जन्म कुंडली बनाना सीखना हो, तो उसके लिए 2 किताबें बहुत ज़रूरी हैं। एक है टेबल ऑफ असेंडेंट, एनसी लहरी का टेबल ऑफ असेंडेंट बाज़ार में मिलेगी, वन टाइम परचेज़ करने की है। दूसरा आपको इंडियन एफेमेरीज़, वो भी एनसी लहरी की है। एफेमेरीज़ का मतलब रोज़ के ग्रहों की डिग्री, एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो वो आपको सालाना होगी, जैसे 2021 की एफएमरीज, 2022 की, तो शायद बाजार में हमारे समय पे 10-10 साल के बाइंड करके वो अंक मिला करते थे एफएमरीज के भी। तो आज 1970 की कोई कुंडली बनानी है, तो 1970 की एफएमरीज चाहिए होगी आपको। पंचांग में भी रोज के ग्रहों की डिग्री होती है, बस थोड़ा-सा अंतर होता है, पंचांग में सुबह 5:30 बजे के ग्रह की डिग्री होती है, एफएमरीज में शायद दोपहर के 12 बजे की होती है। तो एफएमरीज और टेबल ऑफ असेंडेंट से आजकल कुंडली बनाना बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर में भी यही गणित चलती है और चाहे वो हम ट्रेडिशनल सिस्टम से बनाएं या इस सिस्टम से बनाएं, कुंडली सेम ही बनेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ भी अलग नहीं है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो जन्म पत्रिका होती क्या है? तो जन्म पत्रिका का एक जो लग्न जिसे कहते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लग्न जो है वो आपका, उसकी परिभाषा है कि पूर्व क्षितिज में उदित राशि को लग्न कहते हैं। अब पूर्व क्षितिज में उदित राशि को लग्न कहते हैं, तो इसका मतलब ये पृथ्वी है। ये व्यक्ति जहां भी जन्म लिया, जापान में, भारत में, अमेरिका में, उस पॉइंट से या उस शहर के पॉइंट से जहां वो पैदा हुआ है, वहां से पूर्व क्षितिज में जो भी राशि उदित हो रही होगी, तो राशि मतलब ये जो भचक्र है, इसको भी थोड़ा समझ लें। जैसे मैंने बोला कि पृथ्वी की दैनिक गति है, तो यहाँ हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं और भचक्र को घूमता मान लेते हैं। हकीकत में भचक्र स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, पर इसको सरल करने के लिए तो हम ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी स्थिर है और ये भचक्र घूम रहा है एक गोले की तरह, और ये पूरा चक्र जो है 24 घंटे में पूरा हो जाता है। मतलब 24 घंटे में जो ईस्टर्न होरिजन है, जहां से सूरज उगता है, ईस्टर्न होरिजन पे एक-एक राशि आपके सामने आती जाएगी। तो ये गोला घूम रहा है, और जब ये गोला घूम रहा है, तो आपके मतलब अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पूरा गोला घूम जाएगा और एक राशि 30 डिग्री की है,
तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की का लग्न, मतलब 2 घंटे में 1 लग्न रह सकता है अप्रोक्सीमेटली। कोई डेढ़ का होता है, कोई ढाई का होता है, पर अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का 1 लग्न है। 12 लग्न है, 12 दूनी 24, 12 इंटू 2 को करें तो 24 आवर्स हो जाएगा, तो 2 घंटे का 1 लग्न होता है। तो मान लीजिए पूर्व क्षितिज हम कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ पर इस गोले में हम मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें पूर्व क्षितिज ऊपर माना है, पर मैं यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि ये वाला पूर्व क्षितिज है एक बार, ठीक है? ये सीधी लाइन जा रही है, पूर्व क्षितिज की लाइन जा रही है। और जब पूर्व क्षितिज की लाइन जा रही है, तो ये किस में से जा रही है? मिथुन राशि में से जा रही है। ये तो खैर मिथुन राशि और मतलब कर्क राशि के मतलब बीच का चिन्ह है, परंतु ये राशि मान लीजिए मिथुन राशि में जा रही है, तो इसका मतलब मिथुन लग्न हो जाएगा। और जौन-सा ग्रह जहाँ है, जैसे यहाँ पर मार्स जो है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एमए मीन्स मार्स मंगल, मंगल सिंह राशि में उस समय पर है, उस क्षण पर है, तो एक तरीके से जो जन्म पत्रिका है, आसमान का जो नक्शा है, उसको कागज में उतारने की कला है, उस क्षण की जिस समय आपका जन्म हुआ है। तो एक तरह से ये फोटो है आसमान की। जैसे हम कहते हैं ना स्टैचू एक क्षण के लिए रुक जाए, तो वो उसको हम कागज पे उतार दें, तो उस क्षण को हमने कागज पे उतार दिया आसमान को। तो जो मंगल है वो सिंह राशि में है, सिंह राशि इतनी बड़ी है 30 डिग्री की, तो उसमें जिस डिग्री पे होगा वो डिग्री लिखती जाएगी। यहाँ पर शनि कन्या राशि में, तो जिस डिग्री पे होगा कन्या वहां लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से जो ग्रह जहां राशि में होगा, उस डिग्री के हिसाब से उस राशि में लिख दिया जाएगा। इसको मैं ढंग से समझाने के लिए नेक्स्ट चित्र पे चलते हैं। देखिए मैंने नेक्स्ट चित्र बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए बनाया है। यहाँ पर ये अर्थ है और ये व्यक्ति है, और इसका मान लीजिए कोई जन्म हुआ, तो जन्म के वक़्त पूर्व क्षितिज में सिंह लग्न आ रहा था। मतलब 5 नंबर की राशि आ रही थी। तो हमने यहाँ पर ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है, इसमें हमने 5 नंबर लग्न में रख दिया। मैं आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और मतलब ईस्ट में जो उड़ीसा वगैरह में जो कुंडलियाँ चलती हैं, तीनों को कन्वर्ट करना भी सिखाऊँगा आने वाली क्लास में। तो यहाँ पर 5 नंबर रख दिया। देखिए 5 नंबर वाले ज़ोन के अंदर चंद्रमा गुज़र रहा था, तो चंद्रमा यहाँ आ गया। शनि जो है कन्या वाले ज़ोन में गुज़र रहा था। अच्छा यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहे हैं, नहीं, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होगा, शनि बहुत दूर होगा। ये सिर्फ यहाँ पर चित्र के अंदर ऐसे हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता, है ना? पर चंद्रमा अगर यहाँ भी है तो सिंह वाले ज़ोन में ही ना, तो चंद्रमा सिंह के अंदर रख दिया गया, शनि कन्या में रख दिया गया, केतु तुला में रख दिया गया, शुक्र वृश्चिक में रख दिया गया, धनु में सूर्य और बुध है, अलग-अलग जगहों पर है, तो सूर्य बुध रख दिए गए। और ऐसे ही ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर मीन राशि में गुरु और मंगल दोनों दिख रहे हैं, तो गुरु और मंगल मीन राशि में रख दिए गए। और राहु जो है वो मतलब 1 नंबर में है, तो राहु को यहाँ रख दिया गया। तो इसका मतलब ये आसमान का नक्शा था, इसको हमने इस तरीके से यहाँ रख दिया। तो पूर्वी क्षितिज में उसमें 5 नंबर की राशि थी। अब ये 5 नंबर किस सिंह राशि थी, ये मैं आपको आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये 5 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है। कल मैं आपको बहुत सरल तरीके से 12 राशियाँ, उनके नंबर, उनके स्वामी, नक्षत्र, नक्षत्र के स्वामी और कुंडलियों को कन्वर्जन, चंद्र कुंडली, ये सब सिखाऊँगा। आज बस इतना ही समझ लेते हैं। एक बहुत हल्की सी नॉलेज दे दी कि यहाँ पर सिंह के आगे 5 लिखा है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। कन्या के आगे 6 लिखा है, तो यहाँ 6 लिख दिया। आप बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने राशि के साथ उसका अंक लिख दिया, उन अंकों को हमने रख दिया। एक दूसरी बात थोड़ा-सा आपको अचंभित कर रही होगी, जब ये कुंडली बनती है तो लग्न प्रथम जो डिजाइन में जो है, ये प्रथम जो है इसे लग्न कहते हैं, और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सारे राशियों को रख दिया जाता है। ठीक है? ये प्रथम जो है वो लग्न है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सारी राशियों को रख दिया जाता है, और जो ग्रह जिस राशि में होता है उसको वहीं रखा जाता है। इस प्रकार से हमारी कुंडली बनती है आसमान को देखकर। और वैसे तो गणित के तरीके से बनती है, और आजकल आपका मोबाइल और कंप्यूटर बनाता है। चलिए आज बस इतना ही। धन्यवाद।